हेलो माय डियर लेवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। मैं हूं आदर्श वर्मा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने केमिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जहां हमने प्रीवियस लेक्चर में विद्युत अपघटन से रिलेटेड विद्युत अपघटनी सेल इन सभी टॉपिक्स को क्या किया था, कवर कर लिया था। आज हम जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जिसका नाम है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन का एग्जाम हो। तो इस टॉपिक की आइए आज हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहली बात हम लोग करते हैं कि आखिर ये फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम क्या होता है और इससे रिलेटेड इन्होंने कितने नियम का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले हम लोग अपनी हेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो इनका हम डिस्कस करेंगे, क्या, प्रथम नियम। फिर ये कंप्लीट होने के बाद में हम डिस्कस करेंगे इनका द्वितीय नियम। तो पहले प्रथम नियम की बात करते हैं। अब इन्होंने प्रथम नियम में क्या कहा था, तो इन्होंने सीधे सीधे इस नियम में एक बात कही थी कि किसी न किसी पदार्थ की जो मात्रा होती है, जब वो विद्युत अपघट्य में मिलाया जाता है उसके बाद वो जा करके इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाता है और इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने के साथ साथ उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह जितना ही अधिक मात्रा में किया जाएगा, कहने का मतलब कि वहाँ पर जो प्रवाहित हमारी आवेश होगी, यानी आवेश की जो मात्रा होगी, वो जितनी ही ज़्यादा हम लोग बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा वो पदार्थ की मात्रा के भी बराबर होती जाएगी। मतलब आवेश अगर हम बढ़ाएंगे तो पदार्थ की मात्रा भी हमारी बढ़ेगी, आवेश अगर हम कम करेंगे तो पदार्थ की मात्रा भी हमारी कम हो जाएगी। तो पहला नियम का प्रतिपादन इन्होंने यही किया था। तो इसमें हम लोग क्या नोट डाउन करेंगे कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर जमे हुए पदार्थ, मतलब हमने क्या कहा, उसके इलेक्ट्रोड पर जो हम लोग एनोड और कैथोड लगाते हैं वो चीज़, इलेक्ट्रोड पर जमे हुए पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर जमे हुए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के, उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के क्या होगी भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब समानुपाती होती है। यही ये पहले नियम में कहा गया था, समानुपाती होती है। इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया चल रही है और उस पर जो इलेक्ट्रोड हमारे लगे हैं, मतलब एनोड और कैथोड, उस पर जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो जितनी ज़्यादा आवेश की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे, पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए आवेश और जो पदार्थ की मात्रा होती है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या है, वो समानुपाती हैं। मतलब अगर हम साफ साफ कहें तो ये हमारा क्या है, एक कंटेनर है, ये हमारा एक पात्र है, हमने इसमें इलेक्ट्रोडों को लगाया। क्या लगाया हमने, इलेक्ट्रोड को। ये हमारा पहला इलेक्ट्रोड, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड। तो हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगाए, जैसा कि हर जगह होता आया है। और हमने इस कंटेनर में, मतलब इस पात्र में क्या किया, एक विद्युत अपघट्य क्या किया, भर दिया। इस कंटेनर में हमारा क्या है, विद्युत अपघट्य, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट हमारा। अब इसमें एक सिरा हमारा बन जाता है ये, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है, एनोड है,
जिसे हम लोगों ने हमेशा क्या कहा है, पॉजिटिव सिरा। सिर्फ स्टार्टिंग की बातों को छोड़ दें, हम जितना इधर भी पढ़ते आए हैं, हमने कहा अमूमन जितनी जगह पर पाया जाएगा एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एनोड सिरा, ये दूसरा हमारा हो जाएगा कैथोड सिरा, जो कैसा होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पाए जाएंगे, तो उसमें आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि वो अपने आयनों में जब टूटेंगे तो एक पॉजिटिव आयन निकलेगा, दूसरा हमारा क्या होगा, नेगेटिव आयन निकलेगा। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव टूटेंगे तो यहाँ से अगर हम इस इलेक्ट्रोड की बात करें तो जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा मूव ऑन किधर करता है, नेगेटिव की साइड में। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट आयंस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, विपरीत अगर रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सेम आयंस वैसे हो जाएंगे तो प्रतिकर्षित कर देंगे, दूर भगा देंगे। इसीलिए ये प्लस यहाँ जाएगा माइनस की साइड में, ये माइनस यहाँ आएगा मतलब पॉजिटिव की साइड में। हमने इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी के माध्यम से आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एक सिरा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। अब जैसे ही हमने विद्युत धारा का प्रवाह इसमें करवाया, तो विद्युत धारा का प्रवाह करवाने के समय से ही जितना ही इसमें क्या हो रहा है, इसमें जितना ही ज़्यादा इसमें आवेश हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, मतलब विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा जो ये प्लस और माइनस हैं वो इस रॉड पर आकर के इकट्ठा हो रहे हैं। जितना आवेश बढ़ा रहे हैं उतना ज़्यादा प्लस माइनस एक दूसरे की तरफ खींचते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे अगर हम आवेश बढ़ाते गए तो इस पर जो इनका डिपोजिशन था इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो भी क्या हुआ, बढ़ता हुआ चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो इन पर इलेक्ट्रोड पर जमे हुए पदार्थ होंगे तो जो उसमें प्रवाहित हमारी आवेश है, मतलब विद्युत धारा है, उसकी मात्रा समानुपाती होती है किसके, हमारे इस पर जो जमे हुए पदार्थ हैं उनकी मात्रा, और जो हमारा ये टर्मिनल है आवेश वाला, इसकी मात्रा, दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, समानुपाती। यही है हमारे विद्युत अपघटन के फैराडे का प्रथम नियम। इन्होंने दो नियम का प्रतिपादन किया था। पहला तो ये था कि पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है। ये इतनी बातें। अब इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है हमारा, आइए देखते हैं कि वो क्या है। अब इसमें जो हमारा मोटे मोटे तौर पर क्या आएगा डेरिवेशन इसमें, तो हमने अभी कहा आपसे कि जो पदार्थ की मात्रा होगी वो आवेश के समानुपाती होती है। यहाँ पर जब दर्शाया जाता है तो पदार्थ की मात्रा को m से दर्शाते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे किसके, q के। q का मतलब क्या हो जाएगा, आवेश। यहाँ पर q हमारा क्या होगा, आवेश, और ये हमारी क्या है, उत्पाद की मात्रा, यानी जो पदार्थ प्राप्त होगा उसकी मात्रा, उत्पाद की मात्रा। यही हमारा क्या है, पहला नियम, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अब यहाँ से जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तब यहाँ पर एक आता है कांस्टेंट z, और ये हो जाता है हमारा q, जहाँ पर z हमारा हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये हमारा क्या होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये इतनी बातें क्या हुई होगी, आप सबको क्लियर हो गई होगी। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, क्योंकि नियम में साफ साफ कहा गया है कि जो उत्पाद की मात्रा या पदार्थ की मात्रा होगी वो आवेश पर निर्भर करेगी, मतलब आवेश की क्या होगी, वो समानुपाती होगी। ये हमारा क्या हो गया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए क्या होगा। फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो विद्युत धारा होती है, क्या चीज़, विद्युत धारा जो होती है हमारी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, I, वो इज इक्वल टू होती है Q/T। मतलब Q मतलब आवेश, T का मतलब हो जाएगा समय हमारा। ये हमने पढ़ रखा है। तो आपको क्या करना है कि इतनी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कभी भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली वो Q का मान नहीं दे रखेगा, आपको वो समय दिया रहेगा और विद्युत धारा की मात्रा 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर कुछ भी दे सकता है। और यहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, समय, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। बस ध्यान इतना रखना आपको कि ऑलवेज ये SI मात्रक में चलता है, तो आपको जो समय है सेकंड में रखना है आपका, और विद्युत धारा आपकी वहाँ एम्पियर में दी रहेगी। तो वहीं से आप पहले आवेश निकालोगे। अब यहाँ से अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन करके आता है। अब इसी फॉर्मूला का यूज़ हम यहाँ कर लेते हैं, तो साफ साफ कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ZIT।
ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन करके आया, जिससे हम विद्युत अपघटन में कितना पदार्थ हमारा क्या कहते हैं उत्पाद की मात्रा में प्राप्त हुआ है, उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यम यहाँ पर क्या हो गया, हमारा उत्पाद की मात्रा हो जाएगा, Z हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I हमारी विद्युत धारा होगी और T हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो ये इतनी बातें हमारी क्या होंगी, इसके डेरिवेशन में आ जाएंगी। अब देखिए आप लोग यहाँ पर एक परेशानी क्या होती है। पहली चीज, क्वेश्चन जब आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको Q निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर Q आपको निकालोगे तब यहाँ पर इस Q की जगह प्लेस करोगे विद्युत धारा और उसका मान निकाल करके। दूसरी चीज, अगर Z की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तो Z की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को एक काम करना पड़ेगा कि Z निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है E/F। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप लोग क्या करोगे, Z की वैल्यू को निकालोगे। अगर यहाँ पर साफ साफ देखा जाए तो E का मतलब होता है तुल्यांक भार। ये आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ रखा होगा, इसे बोलते हैं तुल्यांक भार। तुल्यांक भार का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का आणविक भार तुल्यांक भार ही कहा जाता है। तो इतना तो आप कर सकते हो आराम से। F का मतलब होता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, इसका मतलब होता है फैरड। और उस फैरड की वैल्यू हमने कितनी बताई थी आपको, 96500, इतनी वैल्यू हमने बताई थी। मतलब आपको Z निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, E/F इसका यूज़ करोगे तब Z निकलेगा। अब यहाँ से क्या होगा, आपका Z निकल आया आपका। अब यहाँ से E की वैल्यू भी दी नहीं रहती तो हमको निकालनी पड़ती है, और इस E की वैल्यू को निकालने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो होता है हमारा E = M/X। अब ये क्या है, M का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान, M का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान, X का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है X का मतलब, चार्ज, यानी कितना चार्ज उस पर। साफ साफ आप इसको चार्ज ना कह करके एक चीज़ और कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उनकी संख्या लिख सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हमारे पास है, अब वो प्लस में टूट रहा है कि माइनस में टूट रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉनों का उसमें आदान प्रदान होगा वहीं पर हम X की वैल्यू को पुट करते हैं। तो X का मतलब आप चार्ज भी कह सकते हो, चाहे आप कह सकते हो कि स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो भी कैसी इलेक्ट्रॉन, जो स्थानांतरित हुए हैं उनकी संख्या। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। मतलब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो नॉर्मली सा हमारा क्या है, M = ZQ। Q निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा, Q = IT, आराम से निकल जाएगा। Z की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले हमको E/F निकालना पड़ेगा, E निकालने के लिए हमको M/X निकालना पड़ेगा। जो भी डाउट अभी हो रहा होगा वो आपका अभी जब एक क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे तब पूरा का पूरा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। उसके लिए परेशान मत होइए, बस वो क्वेश्चन क्या होता है आइए देखते हैं आगे। जो यहाँ पर हमने आपको 96500, इसको बोलते हैं 1 फैरड। इसकी वैल्यू हमने आपको पहले भी निकालना बताया था, पहले एक बार ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया था, कैसे बताया था, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश। दूसरी चीज़ हमने आपको क्या बताई थी, हमने कहा था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा और 1 मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये दो चीज़ों को हमने फाइंड आउट करके तब आपको ये 96500 कहाँ से आया था, हमने आपको ये चीज़ बताई थी। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बात करते हैं तो ऑलवेज वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है, 6.023 × 10⁻23 ये होती है हमारी। अब ये 96500 आया कहाँ से, अब पूरी बात ये कह रहा है वहाँ पर क्या कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से अगर हम बताएं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से जो हमारा ये 96500 आता है आ जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होती है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम मल्टीप्लाइड बाई 6.023 × 10⁻23। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट जो हमारी वैल्यू आती है 96500 फैरड के बराबर आती है। इसी की वैल्यू को हम F की जगह पर प्लेस करते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप सबको।
कुछ नहीं था, इसको हमने आपको पहले भी बताया था, तो वही चीज़ को सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करें हैं कि अगर जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं z निकालने के लिए, क्या E/F, तो हमने कहा E हमारा क्या हो गया, तुल्यांक भार, F हमारा फैरेड होता है, तो फैरेड में इसकी वैल्यू ही रखी जाती है। कैसे रखी जाती है, इस हिसाब से रखी जाती है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मल्टीप्लाइड बाई एक मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में वो हमारा 96500 फैरेड के बराबर आता है। वही हमको E/F के फॉर्म में यहाँ पर रखना पड़ता है। अब आइए, जो भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा उसको आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके कहाँ का है, NCERT का है, तो आइए देखते हैं क्या कहता है हमसे। आइए सॉल्व करते हैं अब एग्जाम्पल। प्रथम नियम पर आधारित हमारा जो एग्जाम्पल है, हमसे कह रहा है, ये आपके NCERT का एग्जाम्पल है, कह रहा है कि एक विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही है जिसमें 5 एम्पियर की धारा कितनी देर के लिए प्रवाहित की जाती है, 1 घंटे के लिए। फिर कह रहा है तो बताओ कि कैथोड पर प्राप्त Cu की मात्रा बताइए। जो विलयन यहाँ पर दे रखा है हमारा वो है CuSO4। इसमें आपको ये बताना है कि Cu कितना जाकर के इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो रहा है, उसी पदार्थ की हमको मात्रा ज्ञात करनी है। तो हमने अभी आपको पहले ही बताया कि यहाँ से अगर हम साफ साफ क्या करें, ये हमारे पास एक कंटेनर हो जाएगा। इस कंटेनर में हमने ये क्या किया, विद्युत धारा का प्रवाह किया। ये हमारा पॉजिटिव सिरा जिसे एनोड बोलते हैं, ये हमारा नेगेटिव सिरा जिसे कैथोड बोलते हैं, और इस पूरे के पूरे पात्र में हमारा कौन सा विद्युत अपघट्य है, CuSO4। तो आपको पहले भी पता है कि CuSO4 में Cu+2 के फॉर्म में टूटता है, SO4- के फॉर्म में टूटता है। अब Cu+2 हमारा कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ। SO4- कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि सिर्फ Cu की मात्रा, आप यहाँ से SO4 की बात को छोड़ दो, जो पूछा है सिर्फ उसका ध्यान रखो। Cu की मात्रा को पूछा है तो हमको इसी के बारे में बताना है। अब यहाँ से Cu इस पर कैसे जाकर के डिपॉजिट होगा, तो कैसे होगा कि Cu यहाँ जाएगा और इधर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको पकड़ के क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को ले करके फिर से क्या हो जाएगा, Cu के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब Cu+2 के फॉर्म में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया इस जगह पर आकर के, फिर ये चेंज हो गया Cu में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, ये हम लोग पहले भी रिएक्शन कर चुके हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि Cu+2 के फॉर्म में था, यहाँ पर था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ले करके फिर से किस में बदल गया होगा, Cu के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमसे सिर्फ एक ही चीज़ का पूछा है कि ये जो Cu है हमारा, ये इस रॉड पर कितनी मात्रा में इकट्ठा होगा, आप उसी की हमको मात्रा बता दीजिए साहब, बस। तो अब यहाँ से यूज़ करते हैं फॉर्मूले का। फॉर्मूला हमारा क्या था, M=ZQ, जहाँ हमने क्या किया था, M=ZQ की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, I/T। ठीक है, अब यहाँ से पहले Z की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, तो Z बराबर होता है E/F, इसकी वैल्यू हो जाएगी। पहले E निकालेंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको E निकालना पड़ेगा, E निकालने के बाद में Z निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपको Q निकालना पड़ेगा, तब रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्टली आपको वैल्यू दे नहीं रहेगा, आपको विद्युत धारा दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, तो उससे आप आवेश निकालोगे। इतनी बातें क्लियर। आपको Z की वैल्यू नहीं दी रहेगी, तो पहले Z निकालने के लिए आपको E निकालना पड़ेगा। तो E निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, E बराबर हमने अभी आपको बताया M/X। अब M का मतलब क्या होता है, यहाँ पर भार हो जाएगा, सिंपल सा, किसका भार, आणविक भार हो जाएगा यहाँ पर। X का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ से E की वैल्यू अगर हम देखें तो आप सबको पता है कि बात कर रहा है कॉपर की। कॉपर का आणविक भार होता है 63.5 ग्राम, डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। मतलब हमको क्या मिल गई, यहाँ पर E की वैल्यू मिल गई। E की वैल्यू जब मिल गई है तो उसको हम इसमें भी रख सकते हैं, किसमें, E/F। यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, बाकी का सोल्यूशन इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो Z बराबर हमने क्या कहा कि E/F, E की वैल्यू निकल आई है। अब हमको इसके बाद F की वैल्यू यहाँ रखनी है। हमने आपको पहले भी बताया कि F की वैल्यू कितनी रखी जाती है, 96500। तो यहाँ से क्या करेंगे, Z E/F, इसमें हम रखेंगे तभी हमारा Z आएगा।
तो यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा, e की वैल्यू हमने फाइंड आउट की कितनी 63.5 डिवाइडेड बाई 2। f की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ f रखना है, तो f हमने आपसे कहा 96500। अब ये हमारा क्या आ गया, z आ गया। अब नॉर्मल सा फार्मूला हम अपना ये लग रखते हैं, क्यों, देखिए z निकालना था, z निकल गया, e निकालना था, e भी हमारा निकल गया। अब किस में रखेंगे, इस फॉर्मूले में, कौन से, m इज इक्वल टू जेड आई टी। तो यहाँ से m इज इक्वल टू हो जाएगा जेड आई टी। तो m इज इक्वल टू z की वैल्यू हमारी क्या आई, ये इतनी 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500। अब I की वैल्यू तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 5 एम्पियर की धारा, तो मल्टीप्लाइड बाई 5। आगे t की वैल्यू समय दे रखा है 1 घंटा। हमने आपको क्या कहा कि हमेशा ऐसा ही मात्रक में, तो 1 घंटे को सेकंड में चेंज कीजिए, सेकंड में कितना होता है 1 घंटा, 3600 सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसके आगे सोल्यूशन तो आप लोग कर ही सकते हो, 0 से 0 को कैंसिल करना, उसके बाद में 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा, ये आपका पॉइंट हटा करके नीचे 0 लगा करके फिर पूरा का पूरा आप क्या करना, भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। यही हमारा नॉर्मल सा था, बाकी कुछ नहीं है इसमें। बस क्या करना है, आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कितना हो रहा है, उससे आपको निकाल लेनी है किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू निकाल लेनी है, और उसी ई की वैल्यू को रखना है आपको जेड में, जहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी होगी 96500। इसी सब को ले करके आपको विद्युत धारा और उसमें समय दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, आपका आंसर साफ साफ क्या होगा, आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में एक तरीका हमारे पास और है, आइए हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तो हाँ जी बच्चों, आइए उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं एक दूसरे मेथड से, ठीक है। हमने अपनी रिएक्शन जो ली रखी थी वहाँ पर हमने क्या कहा था कि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज था, और कॉपर जब यहाँ पर डिपॉजिट हुआ तो इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में Cu में क्या हुआ, चेंज हो गया। मतलब साफ साफ तौर पर कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन कितना, 2। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो हमको दूसरा मेथड यूज़ करना है उसमें कभी भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं होता है, आप नॉर्मली उसको कर सकते हो। आपने अपनी बहुत सी लोअर क्लासेस में पढ़ रखा होगा, 6, 7, 8 में एक चीज़ पढ़ी थी आप लोगों ने, एक नियम, कि इतने रुपए में अगर टॉफ़ी ले रहे हैं तो इतनी मिल रही है, अगर हम एक टॉफ़ी लेंगे तो उसकी कीमत कितनी होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन जो मिलते थे हमको, उसी तरह से यहाँ पे अभी करना है। पहले सिर्फ रिएक्शन को देखना है और इसी के हिसाब से इक्वेशन बनानी है हमको। देखिए यहाँ पर जब भी रिएक्शन को हम देखते हैं तो हमेशा रिएक्शन को हम लेकर के चलते हैं मोल के फॉर्म में। यहाँ पर आप देखो Cu+2 है, इसके आगे कुछ नहीं लगा है, मतलब ये कितना है, 1 मोल Cu+2। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों मिल करके बाद में चेंज हो रहे हैं किसमें, Cu में। तो यहाँ पर भी आगे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 मोल कॉपर। नॉर्मल सी बात आप कह सकते हो कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट कर रहा है तब हमको 1 मोल कॉपर क्या हो रहा है, मिल रहा है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू आवेश, हमने क्या कहा था आपसे, फैरेड में कितना होता है, 96500। इतने इलेक्ट्रॉन के आवेश के पार्टिसिपेशन के बाद में कितना ग्राम प्राप्त हो रहा हमको, 63.5 ग्राम। इसका अणुभार यही तो होता है, तो मतलब इतनी मोल इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है हमको 63.5 ग्राम क्या, कॉपर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हमको कितना प्राप्त होगा, तो हो जाएगा ये हमारा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन लगाते थे पहले, कैसे कि अगर हमारे पास 10 टॉफ़ियाँ हैं, उनका दाम अगर 20 रुपये है, तो एक टॉफ़ी का दाम कितना हो जाएगा हमारा, 20/10। ऐसे करके हम लोग लगाते थे। तो यही हमारा क्या है, वही सेम टू सेम अप्रोच यहाँ भी लग रहा है, ठीक है। अब जब हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का देखा तो हमको इतना ग्राम कॉपर मिला। अब यहाँ पर बात कितनी की जा रही है, 5 एम्पियर धारा 1 घंटे के लिए, तो 5 इंटू 1 घंटे मतलब 3600 सेकेंड में जब हम लोग इतनी चीज़ें कर रहे हैं तब हमको कितना प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाइड बाई क्या, यही हो जाएगा जितना पूछा जा रहा है, 5 इंटू 3600 ग्राम।
यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर की मात्रा। इसको भी सॉल्व करोगे आप तो वही चीज़ फिर से मिलेगी जो हमने पीछे फॉर्मूले में यूज़ करवाया था। इसमें फॉर्मूले का यूज़ नहीं है, बस आपको रिएक्शन देखनी है, रिएक्शन को मोल के फॉर्म में चेंज करना है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से बन रहा था 63.5 ग्राम कॉपर, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से बनेगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 × 96500, तो 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे प्रवाहित करने पर हमको मिलेगा इतने ग्राम कॉपर। इस पूरे मेथड को जो हम लोग नाम देते हैं उसे बोलते हैं रस समीकरण मिति। इस प्रोसेस का नाम होता है रस समीकरण मिति। नॉर्मली आप क्या कह सकते हो कि जैसे एक एक नियम जैसा भी ये हमारा है, तो इसको बोलते हैं रस समीकरण मिति। इस आधार पर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस कॉमन सेंस लगाना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इतने में अगर इतना हो रहा है तो एक में कितना होगा, जितना पूछा है तो उतने में कितना होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा था फैराडे के विद्युत अपघटन से रिलेटेड प्रथम नियम। अब आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं इनका दूसरा नियम क्या कहता है। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं विद्युत अपघटन के फैराडे का द्वितीय नियम। ये नियम हमसे क्या कहता है, पहले आइए देखते हैं कि इस नियम में हमारा आएगा क्या। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं। क्या है हमारे पास, 2 कंटेनर्स हैं, दूसरा कंटेनर ये, और दोनों कंटेनर को हमने आपस में क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। चलिए एक और बना लेते हैं, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। हमारे पास ये तीनों कंटेनर हैं और इसको हमने आपस में क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है ऐसे। ऐसे अब हमारा क्या हुआ, ये तो एक सिरा हमारा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ये तो सबको पता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉजिटिव सिरा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। हमने यहाँ पर इसको टर्मिनल से कनेक्ट किया और हमने बैटरी का क्या किया, इसमें कनेक्शन दे दिया और विद्युत धारा प्रवाहित होना क्या हो गई, इसमें स्टार्ट हो गई। अब जो हमारा कंटेनर है इसमें विद्युत अपघट्य क्या हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो हम मानते हैं कि हमारा विद्युत अपघट्य नंबर 1 है, ये हमारा विद्युत अपघट्य नंबर 2 है, ये हमारा विद्युत अपघट्य नंबर क्या है, 3 है। हमारे पास कितने हैं, 3। और सभी के सभी को हमने कनेक्ट कर रखा है किस संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में। सब कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर जो ये नियम हमसे कहता है, देखिए कि यहाँ पर पहली चीज़ तो क्या है कि 2 या 2 से अधिक हमारे पास क्या हो गए हैं, विद्युत अपघट्य, और सब में विलयन की मात्रा समान। इस नियम के अनुसार जो चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर क्या होती है, देखिए आप, ये जो पहला हमारा है, ये दूसरा कंटेनर हमारा हुआ, ये तीसरा कंटेनर हमारा हुआ। तीनों अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है इसमें जो Q होगा हमारा वो कैसा होगा भैया, सेम होगा। सेम, या आप कह सकते हो कैसा होगा, ये नियत होगा। मतलब जो विद्युत धारा का प्रवाह हम करवा रहे हैं तो सब में विद्युत धारा की मात्रा बराबर प्रवाहित होगी। मतलब अगर आप देखो तो आवेश सब में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि सभी के सभी जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसमें जाहिर सी बात है कि Q हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब हम बात करें तो यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, तीनों जगह मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर। अगर यहाँ पर 5 एम्पियर की धारा चल रही है तो यहाँ भी 5 एम्पियर होगी, यहाँ भी 5 एम्पियर होगी। मतलब कहने का यही है कि जो तीनों कंटेनर हमारे पास हैं सब में जो विद्युत धारा का मान होगा वो क्या होगा, नियत होगा, यानी सेम होगा। अब इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्य, जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्य के विलयन में समान मात्रा में, के विलयन में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित
की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। हमारा जो पहला नियम था वहाँ हम क्या कर रहे थे कि जितना आवेश बढ़ा रहे थे उतने ही ज़्यादा प्लस माइनस जा करके इस जगह पर क्या हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे। यहाँ पर क्या होगा कि सब में Q की वैल्यू सेम हो जाएगी, आवेश की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो जो हमारा ये प्लस माइनस वाला पदार्थ है, ये जो इस रॉड पर जा करके या इलेक्ट्रोड पर जा करके जब इकट्ठा होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। तो नियम यही कहता है हमसे कि जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्ट के विलयन में समान मात्रा में, ये चीज़ लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस पर विलयन में जो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे, इन पर जो निक्षेपित यानी जाने वाले पदार्थ की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। इसको अगर हम फॉर्मूले से देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा क्या है, अपघट्य नंबर 1, विद्युत अपघट्य नंबर 2, विद्युत अपघट्य नंबर 3। तो यहाँ पर हमने आपको पहले क्या बताया था कि m बराबर क्या होता है, ZQ। क्या होता है, m बराबर होता है हमारा क्या, ZQ। अब यहाँ से अगर आप देखो सभी चीज़ के लिए, तो अगर इसमें हम देखें तो ये हमारा m1 बराबर किसके हो जाएगा, Z1Q के। ये हमारा दूसरा जो है m2 इज इक्वल टू Z2Q के। ये हमारा तीसरा जो है m3 इज इक्वल टू Z3Q के। सब में Q हमारा क्या आ जाएगा, सेम। क्यों, क्योंकि सब में विद्युत धारा का प्रवाह यानी आवेश की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, नियत, यानी कैसी होगी, समान। तो इसीलिए Q का चेंज कहीं पर नहीं होगा, सिर्फ हमारा क्या होगा, यहाँ पर m1 इज इक्वल टू Z1Q, Q की मात्रा समान, m2 इज इक्वल टू Z2Q, Q की मात्रा समान, m3 इज इक्वल टू Z3Q, Q की मात्रा समान। हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा कि m बराबर होता है ZQ हमारा। अब यहाँ पर अगर Q हमारा नियत हो जाएगा तो जो दूसरे हमारे इस नियम के लिए जो इक्वेशन बन करके आएगी वो हो जाएगी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। यही हमारा नियम कह रहा था कि जो पदार्थ की मात्रा होगी वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होती है, समानुपाती। ये हमारा क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक ये समानुपाती किसके होगा, पदार्थ की मात्रा के। किसके, पदार्थ की मात्रा। तो इतनी बातें क्लियर हुई कि सेकंड नियम हमसे कह रहा है कि जो पदार्थ की मात्रा होगी वो समानुपाती होगी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर Q की वैल्यू क्या कर दी है, सब में सेम कर दी है। ठीक है, तो अगर इसमें आप बाई चांस m1 और m2 के बीच में कंपैरिजन निकालना भी चाहो या m2 m3 के बीच में कंपैरिजन निकालना चाहो तो आसानी से निकल सकता है। कैसे, बाई चांस हम m1 और m2 के बीच में निकाल रहे हैं कोई चीज़, तो m1 डिवाइडेड बाई m2, दोनों की वैल्यू देखो आप, तो Z1Q है या Z2Q है, तो Z1Q डिवाइडेड बाई Z2Q। Q से Q हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। मतलब अगर आप m1 की वैल्यू बढ़ाओगे तो Z1 भी बढ़ेगा, m2 की वैल्यू बढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा, Z2 बढ़ेगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो m1 या m3 के बीच भी निकाल सकते हो, m2 m3 के बीच निकाल सकते हो, सब में चीज़ें ऐसे ही आपकी आएंगी। तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही मतलब था कि जो हमारा पदार्थ की मात्रा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, Z के, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब इसमें आइए एक कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं, वो कंडीशन हमारी क्या होगी, बढ़ते हैं। आइए यहाँ पर एक कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं, क्या है वो, देखिए एक पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, एक छोटा सा पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, एक नोट बनाइएगा।
इस नोट में हम लोग कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे कि यदि आवेश, इसमें एक कंडीशन लगाना है, नॉर्मली से किसके बारे में है यहाँ पर, आवेश के बारे में। तो क्या करेंगे, यदि आवेश 1 फैराड विद्युत अपघट्ट के लिए दिया जाए, यदि आवेश 1 फैराड विद्युत अपघट्ट के लिए दिया जाए, विद्युत अपघट्ट के लिए दिया जाए, तो कंडीशन क्या कह रहा है कि आवेश को आप क्या कर दो, 1 फैराड के बराबर कर दो और दे दो। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, तो तुल्यांक भार के बराबर, तो तुल्यांक भार के बराबर, तो तुल्यांक भार के बराबर पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है। तुल्यांक भार के बराबर पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है। क्या कह रहा है कंडीशन हमसे, अगर आप आवेश को अगर 1 फैराड कर दोगे तो तुल्यांक भार के बराबर क्या होगी, पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी। या आप कह सकते हो, चाहे पदार्थ करो चाहे इसी को उत्पाद कह दो, दोनों बातें सेम हैं। तो यानी उत्पाद की मात्रा या पदार्थ की मात्रा क्या होती है, प्राप्त होती है। अब इसमें हम कंडीशन लगाने के लिए क्या कह रहे हैं, तो कंडीशन लगाने के लिए हम आपसे कह रहे हैं, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, m = ZQ। ये हमने पहले से पढ़ा है, अभी हम पढ़ करके आए हैं तुरंत। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यदि Q = 1 फैराड, यही कंडीशन हमको लगानी है कि m = ZQ जब होता है, अगर हम Q को 1 फैराड कर दें तो हमने यही लिखा है कि तुल्यांक भार के बराबर क्या होगी, पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी आइए देखते हैं। m बराबर होता है ZQ, जहाँ पर Q की वैल्यू हमने क्या रख दी है, 1 फैराड। तो आपको एक चीज़ पता है कि अगर यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो m = ठीक है, Z हमने कैसे निकाला था अभी पीछे, तो Z हमने कहा था कि E/F होता है इंटू Q की वैल्यू, ये हमारा क्या है Q, और Q हमने कितना रख दिया, 1 फैराड, यानी कितना हो जाएगा 1 फैराड हमारा। ये फैराड से फैराड हो जाएगा कैंसिल, बचेगा m = E, जहाँ पर यम हमारा क्या है, पदार्थ की मात्रा या उत्पाद की मात्रा, ठीक है। और दूसरा हमारा E क्या हो जाएगा, E को ही हम लोग बोलते हैं तुल्यांक भार। तो मतलब जो हमने यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कराया, इसकी बात बिल्कुल सही है, क्या कि अगर आप आवेश को 1 फैराड कर दोगे तो जो बाद में हमको पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी वो तुल्यांक भार के क्या होगी, बराबर प्राप्त होगी। यही हमारा होता है क्या चीज़, ये हमारा जो एक नया सा पॉइंट, यानी कंडीशन अप्लाई करने पर। कैसे कंडीशन हमने अप्लाई की, 1 फैराड हमारा क्या हुआ, आवेश। तो यही कंडीशन हमारी थी कि अगर आवेश को 1 फैराड कर दिया जाए किसी भी विद्युत अपघट्ट के लिए, अगर आवेश को 1 फैराड किया जाए तो उसकी जो पदार्थ की मात्रा आती है वो तुल्यांक भार की क्या होगी, बराबर होगी। यही हमारी क्या थी कंडीशन यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है आज का अपना टॉपिक फैराडे का नियम। 2 क्लासेज आपकी और लगेंगी, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना हम नया चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास सारी की सारी समझ में आई होगी, जितने भी डाउट्स रहे होंगे क्लियर हुए होंगे। आपको एक जो हमने न्यूमेरिकल करवाया एग्जाम्पल एनसीईआरटी का वो भी क्लियर हो गया होगा, 2 मेथड हमने जो बताए वो भी समझ में आया होगा, और फैराडे का विद्युत अपघट्ट का प्रथम नियम व द्वितीय नियम ये दोनों भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के एक नई वीडियो को। तब तक के लिए मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।